किसी को खुश करने के लिए या किसी जातीय आधार पर या सामाजिक आधार पर, तो वो भी हृदय से बेईमानी है। इसके पहले कई सेक्स रैकेट हुआ, कितने एमएलए एमपी को सजा हुई बलात्कार के केस में, कितने एमएलए एमपी मंत्री पदाधिकारी के शिकार होते हैं रसूख और पैसे के कारण। इस तरह कितने बच्चियों का शोषण एमएलए के द्वारा, पदाधिकारियों के द्वारा, औरतों का शोषण। सरस्वती मां बंदन, नमन, समर्पण, मां वादिनी, वीणा, सारे छात्रों को का कल्याण हो और हर तरह की बुराई संकट से ईश्वर उन्हें दूर रखे। मेरा आग्रह है, यदि आप सही माने में सरस्वती पूजा आप करते हैं तो आप ड्रग्स से, स्मैक से, व्हाइटनर से, सोल्यूशन से, नशा से, किसी भी तरह की बुराइयों से आप दूर रहें। अहंकार आपके जीवन में प्रवेश ना करे। आप सबसे प्रेम करें। प्रेम अथाह है, प्रेम निराकार है, प्रेम का कोई भाव नहीं। प्रेम शोषण के रास्ते नहीं चलता। प्रेम एक भावनात्मक लगाव है, एक ऐसी फीलिंग है जो एक दूसरे की इज्जत करे, रेस्पेक्ट करे, एक दूसरे को समझे, एक दूसरे को जाने। इसीलिए आप सबको बधाई, हृदय की गहराइयों से। पूरे बिहार और देश में जो लोग भी आज मां सरस्वती की वंदना कर रहे, उन सबको बधाई। मैं आज नहीं आ पाया, हमारी मीटिंग है, खाद को लेकर, ड्रग्स को लेकर, दवाई को लेकर। मुझे बम्बई जाना है, कल हम त्रिवेंद्रम में थे इसी फर्टिलाइजर के इश्यूज को लेकर। कल मैं आ सकता हूं, हो सकता है रात में। मैं आपके पास सुबह सुबह क्यों आया? मैं आपसे यह कहने आया, डीजी साहब, आपको मैं बहुत सम्मान करता हूं। आप ईमानदार आदमी हैं, अच्छे आदमी, मैं आपकी इज्जत करता हूं। लेकिन ईमानदारी का ये मतलब नहीं है कि हम सिर्फ पैसा ना लें। मैं जानता हूं कि आपको कोई खरीद नहीं सकता, लेकिन यदि कोई भी व्यक्ति को किसी कुर्सी पर किसी व्यक्ति के द्वारा प्रभावित कर लिया जाता है, सामाजिक कारणों से यदि आप प्रभावित या हम हो जाते हैं, या किसी को खुश करने के लिए या किसी जातीय आधार पर या सामाजिक आधार पर, तो वो भी हृदय से बेईमानी है। ईमानदारी का मतलब है होल आचरण, चरित्र से ईमानदार हो। आपसे आग्रह है कि एक नहीं कितने बार एसआईटी गठन हुआ। याद करिए, इसके पहले कई सेक्स रैकेट हुआ, कितने एमएलए एमपी को सजा हुई बलात्कार के केस में, कितने एमएलए एमपी मंत्री पदाधिकारी के शिकार होते हैं रसूख और पैसे के कारण। जनता उन्हें ही वोट देती है। मैं यह नहीं कहता हूं कि जनता दोषी नहीं है, आप दोषी हैं। मैं नहीं मानता कि सिर्फ शासन ही दोषी है, प्रशासन ही दोषी है। सीतामढ़ी में क्या क्या बातें करते हुए नहीं सुनी गई, लेकिन जनता ने वोट दिया। इस तरह कितने
बच्चियों का शोषण एमएलए के द्वारा, पदाधिकारियों के द्वारा, औरतों का शोषण, वकील का शोषण जज बनाने के नाम पर, तो कभी किसी के नाम पर, सब कुछ पूरी दुनिया देखती है, लेकिन समाज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पहले भी कहा, जब मणिपुर की बलात्कार जो 10,000 भीड़ के सामने बारी बारी से नंगे करके बच्चियों के साथ बलात्कार जातीय आधार पर मत्तो और कुकी को के झगड़े में हुआ और देश मौन रह गई, सिस्टम मौन रह गया और हमारी सरकार कुछ नहीं की, तो इस कंट्री में कुछ भी संभव नहीं। और तब जब पूरी तरह पश्चात सभ्यता भारत और बिहार पर हावी है, ड्रग्स स्मैक का पूरा खेल हमारे बच्चों के द्वारा, हमारे बच्ची के द्वारा किया जा रहा है। हम इस्तेमाल होने लगे, पैसे के कारण ड्रग्स को बेचना, अन्य जगह ले जाना। जब हम गलत मनोवृत्ति और प्रवृत्ति के साथ पैसे के लिए यदि हम रसूखदार लोगों के पास किसी न किसी गलत आदतों और काम के लिए जाएंगे तो हम शिकार तो होंगे। मैं यह नहीं कहता हूं कि यह दोषी आप हैं, लेकिन यह बात तो सही है ना कि डर नाम की चीज नहीं बची, इकबाल खत्म हो गया। यही वक्त था डीजी साहब, आपको और हमारे भाई जो हमारे से छोटे हैं, हम भी शकुनी चौधरी साहब को पिता के नजरिए से देखते रहे। आज उन्हें हीरो बनने का पूरा मौका था, बन सकते थे। मेरा कुछ भी नहीं कहना है, मेरा कहना यह है कि इसके पहले भी एसआईटी की जांच हुई, कई बड़ी बड़ी घटनाएं घटी। आपको याद होगा, बाढ़ के विधायक लोगों का बेटा एक बलात्कार केस में बच्चियों के साथ शोषण में फंसे थे। बड़ी चर्चा हुई थी, लेकिन वो केस दब गया, वो केस नहीं चली। एक होटल में बड़े बड़े मेयर, बड़े बड़े लोग सेक्स रैकेट में फंसे थे, जेल गए। क्या हुआ? इस तरह एक घटना तो है नहीं, कई ऐसी घटनाएं हैं। अभी आपको याद होगा, डीजी साहब, पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष के लड़के ने गोली चलाई और वो गोली चलाने के बाद हाय तौबा मचा, बोरिंग रोड पर भी गोली चलती रही, लेकिन वो केस दब गया और पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष के बेटा होने के नाते वो जेल भी नहीं गए, जबकि वो पुलिस पदाधिकारी पर गोली चला। याद कीजिए, इंडिगो के चेयरमैन रमेश रितेश, इंडिगो का जो कि चेयरमैन की जो हत्या हुई थी, रुपेश छपड़ा का, उस बच्चे की हत्या हुई थी। मैंने बहुत चिल्लाया था, मैंने बहुत बात की थी, लेकिन उसका प्रतिफल क्या निकला। आप एसआईटी जांच किए, एसआईटी जांच में आपने रोडवेज की बात कह दी, कथा हो गया। एसआईटी जांच में आपने सब कुछ दिखा दी, आपने बड़ा बड़ा पुरस्कृत भी कर दिया, लेकिन 3.5 साल के बाद कोर्ट ने बरी कर दी। ना तो आपने कोई हथियार दिया, ना तो कोई सैंपल दिया, ना कोई गवाही दी। तो फिर रुपेश की हत्या किसने की? मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं रुपेश की हत्या को लेकर, या हाईकोर्ट की रुपेश की जब बड़ी हो गया तो फिर हत्या किसने की? कोई न कोई तो हत्या की या करवाया। उसमें सत्ता के बड़े बड़े शीर्षस्थ लोग इन्वॉल्व हैं। मैं तब भी कहा था कि बड़े बड़े पदाधिकारी जिनको लड़कियों का शौक था और जो इंडिगो या अन्य जगहों से लड़कियां परोसी जाती थी, लगभग सत्ताधारी दलों के साथ उनके रिश्ते थे। उनकी पत्नी को डरा दिया गया, मुंह चुप करा दिए गए कि तुम बर्बाद हो जाओगी, बदनाम हो जाओगी, तुम्हारे हस्बैंड का करतूत गलत था। पत्नी चुप हो गई, डर के कारण पत्नी बोल नहीं पाई। मेरा सीधा सवाल है, एसआईटी की जांच आप तब ने की
आपने उस एसआईटी के जांच में सारे केसेस को बंद और खत्म कर दिया। आपने गुनाहगारों को बचा लिया। आप, मेरा सवाल यहीं पर है कि इसमें कौन कौन लोग हैं? हॉस्टल, आपका थाना और डॉक्टर। मैंने पहले भी, याद होगा आपको, कटिहार के होम सेंटर की जब लड़ाई हम लड़ रहे थे, सभी लोगों ने हम पर उंगली उठाया था और क्या निकला? लगभग होम सेंटर में बच्चियों के साथ लगातार शोषण, छोटे बच्चे बच्चियों की जेल में वार्डन और जेलर के द्वारा लगातार शोषण, पटना में भी आपको याद होगा। तो ये लड़कियां कहां जाती हैं? बार बार ये सवाल उठता है कि लड़कियां नेताओं के घर में, मंत्रियों के घर में जाता है। क्या हम आज तक इस बात को देख पाए? हम एक ही बात कहते हैं कि एसआईटी जांच क्या सही है? क्या एसआईटी सही निर्णय लेती है? क्या उनकी हिम्मत है अपने आका के बगैर कोई निर्णय लेने की? क्या एसआईटी, आप इस पर जाएंगे? क्यों, क्या कारण है? आप बार बार जहानाबाद से एंगल क्यों जोड़ना चाहते? ड्रग्स खरीदे, आप 1 तारीख से के पार्टी से क्यों नहीं? जब मैं आपको आज 20 सालों से कह रहा हूं कि लगभग ऐसे हॉस्टल, चाहे वो कंकर बाग हो, गर्दनी बाग हो, महेंद्रू हो, चाहे पटना के या बिहार के किसी भी हिस्से में हो, चाहे बोरिंग रोड हो, जहां जाइएगा वहां पर हॉस्टल के अंबार है। क्या कारण है कि आपने हॉस्टल को मानक तय नहीं किया? आप कितने ऐसे हॉस्टल हैं जिनको पास कागजात है? कुछ हॉस्टल वाले आपसे कहते हैं लाइसेंस दे दो, आप नहीं देते। 2 थाने में 5-5 हजार हॉस्टल, क्या ये गैर कानूनी नहीं है? गरीब लोग 60 सालों से कहीं रह रहे हैं, कहीं नदी पर, कहीं नाले पर, कहीं सड़क के किनारे, आप उस पर बुलडोजर चलवा देते हो। करोड़ों अरबों रुपया का, मैं मनीष रंजन का जिक्र क्यों करता? मनीष रंजन मात्र कोरोना के समय 12,000 रुपया कमाते थे। 12,000 कमाने वाला व्यक्ति कोरोना और इतने बीच में 100-200 करोड़ के मालिक, मोटे मोटे चेन का मालिक कहां से हो गया? उन्हें एक एक्स एमपी के साथ कोरोना में गैस सिलेंडर का काम करने का मौका मिला। लगातार कभी गया के रसूखदार लोगों के साथ उनको बचाने का प्रयास बीजेपी के एक नेताओं के द्वारा लिस्ट जारी है कि हम कितने लेंगे, 30,000 में क्या करें? हमारा सवाल सीधा है। हमारी बच्ची गलत नहीं है, लेकिन मेरी बच्ची को सामाजिक चकाचौंध में दिखा करके उनका शोषण किया जाता है। क्या 1 तारीख की घटना नहीं है? क्या इस चुनाव में सैकड़ों 17 साल की बच्ची, 14 साल की बच्ची को आंख में धूल झोंक करके परोसा नेता को नहीं गया? क्या ये नेता लोग सही हैं? जो नेता होटल में रहते थे, क्या उस होटल की जांच आप करेंगे? क्या उसकी सीसीटीवी फुटेज, पटना में जितने नेता जिन जिन होटल में रहे हैं, मैं चाहूंगा उस 1 से 2 महीना के अंदर उन होटल के रूम के गली का और उस होटल के लॉबी का और लिफ्ट से जहां जाता है और लिफ्ट से निकलता है, उसकी जांच होनी चाहिए। क्या आपको हिम्मत है? जो लोग पप्पू यादव को गाली देते हैं, आप खूब दीजिए, लेकिन मेरी बात को भी तो स्वीकार करिए। गाली दीजिए, मां बहन करिए, जो मन में हो बकिए, लेकिन हमारी बात को स्वीकार करें। लेकिन मैं सतीश की इज्जत करूं, ये कैसे संभव? आप हमें बताएं, कौन है ये अभिषेक डॉक्टर? उसकी चर्चा बार बार मैं करता हूं, लेकिन उससे पूछताछ नहीं होती। ये बुद्धा हॉस्पिटल में मनीष रंजन का क्या शेयर? मनीष रंजन को 19-18 हॉस्टल कहां से आए? मनीष रंजन ने जबरदस्ती इस जमीन पर कैसे बनाया? क्या ये जमीन मनीष रंजन की है? सम्राट बाबू, आपको बहुत आगे बढ़ना है। हमारी दुआ है, हम चाहते हैं कि आप लोग बढ़िए, लेकिन क्या आपका बुलडोजर इन नाजायज हॉस्टल और हॉस्पिटल पर नहीं चलेगा? ये जो जितने बगैर
रजिस्ट्रेशन के बगैर मानक के हॉस्टल है, क्या आप इसको बंद नहीं करेंगे? मैं हॉस्टल मालिक से आग्रह करूंगा, आप लाइसेंस ले लें। हम कहां आपका विरोधी, आप करिए, लेकिन अपनी बेटी और बहनों के लिए आप सीसीटीवी फुटेज लगाइए। और उस सीसीटीवी फुटेज को मैं माननीय गृह मंत्री जी आपसे आग्रह करूंगा कि आप सीसीटीवी फुटेज का जो आप लिंक है वो उनके मां बाप को दीजिए, ताकि अपने बेटी के बारे में वो हमेशा जाने, उनको जानकारी का हर कीमत पर नॉलेज में रहना चाहिए कि मेरी बेटी कब पढ़ रही है, कहां निकल रही है, ये जानना बहुत ही जरूरी है। यदि आप नहीं जानना चाहते हैं ये कैसे होगा? सीसीटीवी फुटेज को चाहूंगा हर हॉस्टल के मुंह पर लगाएं, उसके लिंक को मां बाप के साथ आप ये करें, ताकि मां बाप कभी भी अपने बच्ची को देख सकता हो हर परिस्थितियों में, कब वो निकल रही हैं, कब वो जा रही हैं। ये अविलंब आपको 15 दिनों के अंदर ये काम सभी हॉस्टल में करना चाहिए। हॉस्टल के पीछे भी आगे भी आपको ये लगाना चाहिए। हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल में औरत और लड़कियों के अलावा किसी को प्रवेश करने का अधिकार ना हो, मालिक के बेटे को भी नहीं। वह बाहर ऑफिस रखे और उस ऑफिस के आगे पीछे सीसीटीवी फुटेज हो। ये कानून और नियम प्रबंधन करना होगा। लड़कियों के मोबाइल हर कीमत पर पिता के साथ, मां के साथ लिंकेज हर परिस्थितियों। हमारी बच्ची को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन गरीब और लोअर मिडिल क्लास की बच्ची आती है तो उन्हें यह दिखाया जाता है कि पैसे कहां से लाओ, आगे कैसे बढ़ोगी, आगे कैसे पढ़ोगी। बच्ची पढ़ने के डर के कारण गलत संगत में पड़ता है, और वो हमारी बच्ची किसी कीमत पर गलत नहीं है, लेकिन बाद में उन्हें प्रेम के ढांचे में लाकर उनसे गलत करवाया जाता है। बड़े बड़े घरानों की बच्ची हॉस्टल में ठहर जाती है, वो रूम भी लेके रह सकती है। तो ये कई ऐसे मुद्दे हैं, हमें बात करनी थी कि आप क्यों उनके परिवार को टॉर्चर कर रहे हैं। एक जबकि दवाई वाले ने सीधा इनकार कर दिया जहानाबाद में, आप बार बार इसे जहानाबाद ले जा रहे हैं। यदि मैं मान लूं जहानाबाद में मेडिकल खरीदा, मरा कहां, क्यों खरीदी, काहे खरीदा? 1 तारीख की पार्टियां से क्या संबंध थी? एक दोस्त ने इन्हें इस्तेमाल किया और बाद में कई रसूखदार के बेटों ने शोषण किया। क्या ये गलत है? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? बार बार चैट को आप क्या दिखाना चाहते, किसको बचाना चाहते? कौन है वो 3 रसूखदार बेटा? मैं खोलूंगा, लेकिन अभी नहीं। मैं रुपेश की लड़ाई अब लड़ूंगा। मैं बिहार के वासियों को आज बताना चाहता हूं, जो जो लोग रुपेश को बर्बाद है सबका नाम मैं जानता हूं। मैं जाऊंगा हाई कोर्ट, मैं छोड़ूंगा नहीं, और इस केस को दबने भी नहीं दूंगा। एसआईटी भगवान नहीं है और ना सीबीआई भगवान है। एसआईटी ने लगभग केस को पर दबाने की कोशिश हुई है, जो पॉलिटिकलाइज हुआ है। पुनः एक बार वंदन, अभिनंदन, नंदन, सभी छात्रों को बधाई। इस बेटी की न्याय के लिए संकल्प लीजिए सरस्वती वंदना के सामने, इस लड़ाई को झुकने नहीं देंगे। नमस्कार।